बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से, जिसका शिकार एक दफ़ा फिर पाकिस्तान हुआ। इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ उसमें शहादतों की तादाद 33 हो गई है। इसका इम्पेक्ट ज़ाहिर है कि लाहौर में मनाई जाने वाली बसंत पे भी आया। तमाम सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गई और इस पे जो सबसे आप कह लीजिए कि परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि दोबारा से दोनों बड़ी पार्टीज़, उनके जो बयानात हैं वो किसी तौर पे भी ये साबित नहीं कर रहे कि हम एक पेज पे हैं या हम एक कौम की तरह खड़े हुए हैं इससे करने के लिए। तारड़ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जिनका ये कहना है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है उसके पीछे पीटीआई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलजीन से इलाज की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। 8 फरवरी के ऊपर भी बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत सी बातें थी कि जो एहतजाज है वो मौखर करने पर मुशावरत चल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़राह खान साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से, ब्रिगेडियर टर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर एनालिस्ट साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, आपसे स्टार्ट लूँगा और जानूँगा कि कहाँ कुछ गलती हुई या कमी रह गई जिसके बाद से एक बार फिर से दहशतगर्दी का वही नासूर जो 2013, 14, 10 इन सारे सालों के अंदर पाकिस्तान की कौम ने भुगता है, एक दफ़ा फिर से वो सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है। बताइएगा प्लीज़। हमने क्या गलती करनी है भाई? पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं कुछ अंदर बैठे हुए यहाँ पे लोकल सहूलतकार, फैसिलिटेटर्स, और जो बाहर इंटरनेशनल एजेंडा है पाकिस्तान के बारे में, वो पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। हम जो मर्जी कर लें, ठीक है ना। आप इंडिया के साथ आप देखिए, बिल्कुल मामला माइनस में है। कोई बातचीत नहीं, कोई ऐसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अफगानिस्तान से देखें कितना हॉस्टाइल हो गया है। अब क्या करें, मामला सारा रुका हुआ, बिल्कुल डेडलॉक है। 2-3 इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस उनके साथ वो भी फेल हो गई है, तुर्किया की कोशिशों से, कतर की, सऊदी अरेबिया की। मामला बिल्कुल रुका हुआ है। वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है, वो इंडिया की गोद में जाके बैठ गए हैं। उसके बाद आप देखें फिर ये यूएई का मामले अभी शुरू हो गया है। इसराइली जो है वो वाया इसराइल जो यूएई जो है, या जो भी है, अभी डिटेल तो पब्लिक नहीं की जा रही, लेकिन कोई इंडिकेशन मिल रही है कि बलूचिस्तान में वो भी ये गड़बड़ करने के रोल में है। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये मामला जो है ये कैसे सुलझेगा। और ये जो ISIS हो गए, ISKP हो गया, ये TTP, BLA, 8-10 तो ये दहशतगर्द ग्रुप है जो कि KP बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। अब हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मैं समझता हूँ कि एक किस्म का सॉलिड स्पेक्टेटर बनी हुई है। ठीक है, सरफराज मुफ्ती साहब थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू पाकिस्तान में हो और ये पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी होके और एक पेज पे आके सारे और वो अपने पॉलिटिकल रोल अदा करें, वो भी नहीं हो रहा है। अब कल देखते हैं पीटीआई का है ये मामला कैसे चलता है। सो मुझे तो इस वक्त नजर आ रहा है कि मुसल्लह फौज कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल दहशतगर्दी के हवाले से हम एक किस्म की बंद गली में है, क्योंकि वो वेव आफ्टर वेव वो आ रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं, फिर वो पता नहीं किधर से निकल आते हैं। ईरान के बॉर्डर से आते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर से आते हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर क्लोज है, इंडिया का वहां पे जारी बात है, इट्स अ लॉन्ग बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो तमाम चीजें। सो ये सूरत हाल बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक नहीं है कि एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक तरफ दहशतगर्द जो है वो दरारते फिर रहे हैं और रियासत को गंभीर उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया हुआ है। और फिर जारी बात इनको आप इकट्ठा करें तो मईशत जो है वो मामला जो है उस तरह नई उड़ान हो रही जिस तरह के उड़ान होनी चाहिए मईशत की। सो ओवरऑल मतलब और ये देखें कि दहशतगर्द 2 मरतबा हिट इस्लामाबाद 2 महीने में, सेकंड हुआ। इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्टिविटीज पे बजिद है और डिटरमिन्ड है कि जी हमने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। अभी वो क्या खबर आज आई है, वो बैरिक गोल्ड जो कंपनी है जिन्होंने पूरा ये प्रोजेक्ट करना है रेकोटिक का, वो कह रहे हैं जी क्योंकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वेव एक एस्केलेशन आ गई है, सिक्योरिटी का मामला बढ़ गए हैं, तो अब हम रिव्यू करेंगे अपना जो हमारा रोल है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन एस्केलेशन ये रेकोटिक में। तो ये बताया रेकोटिक हमारा प्राइड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो है अंदर भी और बाहर भी, वो एक लिहाज से वो उनके अदाएंगे ही है। उन्होंने पहले सीपेक को खत्म किया, अब वो आप देखेंगे कि ये चाइनीज जो है वो कितने परेशान हुए।
गवादर पोर्ट उस तरह स्टैंड स्टिल है, गवादर एयरपोर्ट स्टैंड स्टिल है, और अब ये अगर रेकॉर्डिंग के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर और जो हमारे मिलिट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट अगर वो भी इफेक्ट होंगे। ऊपर से यूएई वाले बादशाह हैं, हमारे ब्रदर सो कॉल्ड इस्लामिक नेबर है, वो कहते हैं हमारे $2 अरब जो है वो वापस दो, और 1 महीने का मार्जिन दिया है, और वो भी 6.5% के ऊपर। तो यार आप मुझे बताओ कि हम आउट ऑफ द वे जाके ट्रम्प साहब की अपना मदद कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ईरान और इसराइल के अपना ये जो ईरान अमेरिका की जो बातचीत था उसमें हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। सऊदी अरब ईरान के दौरान हमने पीस नेगोशिएशन कराई, कतर का मामला हो तो तब भी हमने मदद की, गजा में हम कितना आगे निकल गए इंटरनेशनल कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। लेकिन यार कमाल है, मैं हैरान हूँ, कोई कंडेमनेशन के मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन कोई इंडिया को कंडेम नहीं कर रहा। मैं तो ये भी हैरान था, हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, गुड मैन, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन वो भी जब वहां पे रेजोल्यूशन पेश करते हैं या अपनी तकरीर करते हैं 2 दिन पहले, बिल्कुल सही, तो वो एक्सटर्नल सहूलत कानून की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की, भाई नाम ले रहे। हमें किस बात से डर है? हमने फैंटी लगाई है इंडियंस को पिछले साल, हम क्यों डरते हैं? बोले कि इंडियन, बोले थे अफगान जो कि मिल के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन फिर हम वही अपनी पुरानी जो अपनी हमारी जो है पॉलिसी के लिए बड़ा केयरफुली चल रहा है, लोग नाराज ना हो जाएं। यार दिस इज नो वे। बिल्कुल ठीक है, हमारी डिप्लोमेसी एग्रेसिव होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को एग्रेसिव होना चाहिए, और ये पीटीआई और गवर्नमेंट के मामला जो हैं ये दे शुड सेटल डाउन नाउ बिकॉज़ दिस इज अफेक्टिंग पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत हो गया भाई। बिल्कुल ठीक है। फराह खान साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त में जहाँ पे आपको नाम लेना चाहिए था भारत का, आपको नाम लेना चाहिए था अफगानिस्तान का, आपके विफाकी वजीर कह रहे हैं कि इस हालिया दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसको किस तनाजुर में लिया जाए? क्या ये एक सियासी बयान है या इसका कोई ख़ास तनाजुर है जिसके ऊपर बात की जा रही है, या कोई इसकी लॉजिक्स या इसके सबूत मौजूद है? थैंक यू सो मच ओसामा साहब। देखिए, जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें वाज़े तौर पे ये बताया जाता है कि अगर हम इसे कंपेयर करें ईयर 2025 के साथ, तो 2024 2025 और अब जाके तो ये 34% जो टेररिज्म है वो राइज आया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और स्पेशली 2021 जब अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत आती है तो उसके जो ये नेगेटिव असरात हैं ये पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने बात की कि जी लीडरशिप को या गवर्नमेंट को जो है ऐसे बयानात देने चाहिए थे। बिल्कुल जी, उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं, उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया है, उन्होंने अफगानिस्तान का भी नाम लिया है। उसामा साहब, एक बात तो तय है, दुनिया की तारीख भरी पड़ी है, और ये बात मैं इवन यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी करती हूँ कि जब मुल्क की सलामत पे जो बात आए, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आए, उसकी बका पे बात आए, तो क्या गवर्नमेंट क्या ओपोजिशन, हमेशा हमने देखा है कि फिर कांग्रेस भी एक हो गई, फ्रांस में हमले हुए वो भी एक हो गए, बर्तानिया में हमले हुए वो भी एक हो गए। इवन जो उनके इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, जो उनकी सेहत होती है, उनकी तालीम होती है, जब इस पे बात आती है वो मिलके काम करते हैं। फिर दहशतगर्दी पे तो ये भूल ही जाते हैं, क्योंकि दुनिया इसको इस नजर और अकल से देखती है कि पार्टियां भी जहर उगलती हैं और सियासत भी होती है, लेकिन अगर रियासत को बचाया ना जाए तो सिर्फ फिर जोग्राफिया रह जाता है। तो हमारी जी बिल्कुल ये अप्रोच है। हम खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई को ये कहते हैं कि जी दहशतगर्दी के मामले पे हम आपके साथ हैं, आप बढ़िए, बाद में हम निपटते रहेंगे जो हमारे और आपके मामलात हैं। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ये वक्त ऐसा है कि हमें यूनिटी चाहिए है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज अफगानिस्तान से जो आग के शोले पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा उसमें जल रहा है, बलूचिस्तान उसमें जल रहा है। अब आप रिसेंटली देखिए इस्लामाबाद में जो 2 ये अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए हैं, तो इसके पीछे यकीनन इंडिया है, और स्पेशली 10 मई के बाद ये तो हमारा भी माइंड मेकअप है कि उसने वापस पलट के आना है, क्योंकि उसको इतनी बड़ी शर्मिंदगी और शिकस्त हुई है कि वो अपने आप को तैयार करेगा तो भी 2-4 साल उसको लगेंगे।
لیکن وہ اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ یہ انڈیا ہے, یہ بالکل واضح ہے کہ اس کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے. اور بات رہ گئی ہماری اور پی ٹی آئی کی. دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ ایپکس کمیٹی ان کی ہوئی ہے, اور ٹھیک ہے, بڑا خوش آئین ہے, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا, آپ نے پرفارمنس دکھانی ہوگی. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا موڑ ہے اسامہ صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی ہے, کیونکہ اب یہ بات میرے ملک کی سلامتی اور بقا کی آ گئی ہے. ہم ملیں گے, بیٹھیں گے, سر جوڑیں گے, کیونکہ ہمیں بہت بڑے دشمن کا سامنا ہے اس وقت. اور بالکل ٹھیک ہے. یہ جھڑپیں ہمیں دے رہا ہے, ہمارے دلوں پہ ضرب لگا رہا ہے. یہ دیکھیں جمعے کی نماز کا وقت ہے, یعنی عین اس وقت جب ہم اپنا اسلامی فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے دلوں پہ ضرب لگا لیتا ہے. تو پی ٹی آئی سے بھی یہ گزارش ہے کہ سو فار اپنے یہ تمام آپ کی جو شکایتیں ہیں, آپ کی جو سیاست ہے, آپ کا جو نیریٹو ہے, اس کو کائنڈلی آپ ذرا سائٹ پہ رکھ لیں, کیونکہ اس وقت ہم نے آپ نے ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, رائٹ, کیونکہ ہم بالکل نے ٹھیک ہے. پاکستان کا بیرسٹر سوچنا ہے, طاف ہم صاحب کی نے طرف میں بڑھتا پاکستان ہوں. کے لیے مل کے چلنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, یہی آپ سے امید تھی کہ آپ اس پہ سیاست نہ کرتے اور آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری نہ کرتے جس کے اندر آپ نے مورد الزام پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرا دیا. اس الزام پہ بیرسٹر صاحب کیا اسامہ کہیں صاحب گے؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, میں میں ذرا ایڈ کرنا میں نے اصل چاہوں میں گی, آپ سے میں سوال نے کیا تھا, آپ وہ نے اس کو لائن ٹچ نہیں کی ہے ہاں جو آپ نے پورا ریکوائرڈ ہے. گول کر دیا. یہ بڑا اہم سوال تھا, یہ میرے بڑا دیکھیں دل دکھا ہے اس بات پہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے, اگر آپ بغیر ثبوت کے بغیر کسی چیز کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار یہ ہے, تو اس اسٹیٹمنٹ کو کیا سمجھا جائے حکومت کی؟ آپ دکھائیے, ثبوت دکھائیے, قوم کے سامنے رکھیے, بین کیجیے, پابندی لگائیے. اسامہ صاحب اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, اس کے پیچھے ایک نمبر آف سیریز آف ایونٹس ہے. پوچھئے گا کیسے؟ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ 9/11 کے بعد جی یہ چیز ہمارے گلے پڑ گئی. اب 2004 سے جب پاکستان میں یہ چیز شروع ہوتی ہے تو شقائی ایگریمنٹ ہوتا ہے, وزیرستان ایکارڈ ہوتا ہے, پھر بات جو ہے وہ نظام عدل پہ آتی ہے, جو سوات ایشوز ہوتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک دور آتا ہے 2018 ٹل 2022. اچھا, اب اس میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, میں اس کو اس سے ریلیٹ کروں گی کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں آئی ہے. یہاں پہ ان کا ریلیز ہوا, جو جیلوں میں یہ لوگ تھے. انفارچونیٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ان کو ہم وزارتیں دیتے ہیں, ان کو ہم دفاتر دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. ہماری ہسٹری بتا رہی ہے اسامہ صاحب کہ ہم نے ان سے کتنی بات کی, ہم نے بار بار ان سے بات کی, ہمیں پروف ہوا کہ ان سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. آج دیکھیں نا ڈالرز کے عوض یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا تو نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی ایمان ہے, نہ کوئی مذہب ہے, بس انہوں نے تو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, انسانیت کو نقصان پہنچانا ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ سیاست نہ کرتے, اگر ہم یہ نہ کرتے کہ جی یہ تیرا میں جو ہو رہا ہے یہ آپریشن ہو رہا ہے جبکہ وہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں, اگر ہم یہ نہ کہتے کہ جی یہ آپ کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ اپنی بہادر افواج کے خلاف اس طرح بیانیہ نہ بناتے, تو میرے خیال میں ان کی اتنی ہمت نہ ہوتی. جی بیرسٹر صاحب آپ رسپونڈ کریں گے پلیز, اور اس الزام پہ کچھ کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ اسامہ صاحب, آپ نے موقع دیا. گزارش یہ ہے, بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ایک کمپریہنسو انالیسس ہمارے سامنے رکھا, اور بالکل رائٹلی جو ہے ہی سیڈ آل واٹ ایور ہی سیڈ, اور میں ایک تو اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. دوسرا, جس طرح فرح خان صاحبہ نے بات کی, سین قسم کی ایک جو ہے آواز ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر, اور جس طرح انہوں نے خود کہا کہ میں نے خود کے پی اسمبلی کے اندر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کی اور بات کی اس کے حوالے سے, تو وہاں پہ ان کو بھی یاد ہے جب جرگہ بلایا تھا چیف منسٹر کے پی کے نے, آئی ایم شیور کہ شی وڈ بی دیئر جب یہ ہوا تھا, اس وقت بھی صرف ایک ڈیمانڈ تھی اکراس دی بورڈ فرام آل پولیٹیکل پارٹیز which are existing in خیبر پختونخوا. وہاں پہ مسلم لیگ این کا چیپٹر تھا, بیگ دی اپوزیشن لیڈر امیر مقام صاحب کے بھائی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی وہاں پہ موجود تھی, اے این پی وہاں پہ موجود تھی. سب نے کہا کہ ہمیں اس دہشت گردی سے نپٹنا ہے, لیکن اس کے لیے پیپل آف خیبر پختونخوا through the chosen representatives which are present in the KP assembly, they should be taken on board.
ان کو اعتماد میں لے لیں, اس کے بعد آپریشن کریں. چاہے گا کہ پاکستان کے اندر اس کے بچے مر جائیں. خیبر پختونخوا کی عوام سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے بلوچستان میں, اور اب تو ہم اسلام آباد تک آ گئے. اسلام آباد کے اندر کل 33 شہادتیں ہوئی. خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے. وہ ہمارے بچے تھے, وہ ہمارے اپنے لوگ تھے, اور ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے. اور آپ نے دیکھا جب سانحہ اے پی ایس ہوا 2014 کے اندر, تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سگنیٹری تھے اس جو ہے ہمارا جو تھا جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, اور اس کے بعد ساری پاکستانی قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوگی, اور ہم نے اس دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑا لی اپنی. ہم نے نست و نابود کر دیا اس کو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو 2022 تک یہ فرنٹ بالکل خاموش تھا. آپ کا افغانستان کا فرنٹ, آپ کا یہ بلوچستان یا کے پی کا فرنٹ بالکل خاموش تھا. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد میں ایک چیز ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ شاید کنفیوز قسم کی اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں جس کا خمیازہ عوام بچ رہی ہے. ہم نے شروع میں جب پوری اپنی بیسس دے دی, حالانکہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ ہم جب اس طرح کریں گے تو لوگ ہمارے مخالف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ دہشت گردی ہمارے ملک کے اندر آئے گی, اور وہ بالکل درست ثابت ہوا. اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملات آئے سامنے ہونے لگے, اور ہم نے پھر وہی پراکسیز, پھر ہم نے گڈ طالبان, بیڈ طالبان, اسٹیٹ کی اپنی ڈیفینیشنز, پھر ہماری اسٹیٹ کی ریاست بالکل کلیئر کٹ رکھی گئی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. آج ٹرمپ صاحب بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کرتے ہیں, تو ہم لوگ کیوں نہیں ان سے یہ پوچھتے کہ دوحہ ایکارڈ کے سگنیٹری تو آپ ہیں. آج افغانستان کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. آج ہمارے بچے مر رہے ہیں, آج ہمارے فوجی جوان مر رہے ہیں, ہم جگہ جگہ پہ آپریشن کرنے پہ مجبور ہیں. آپ کیوں نہیں پوچھتے افغانستان سے, آپ کیوں نہیں پوچھتے انڈیا سے؟ لیکن آج ہمارے حکمران وہ کھل کے انڈیا کا نام بھی نہیں لیتے, وہ کھل کے اس دوحہ ایکارڈ کے اوپر بات بھی نہیں کرتے. وہ کھل کے جو ہے آج دیکھیں انڈیا کے اوپر پہلگام ہوا, پلوامہ ہوا, انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے کبھی کسی انٹرنیشنل جو ہے ملک اس کا رسپانس جو ہے یا اپنی لابنگ کرنے کے لیے سوچا؟ وہ فوراً انہوں نے جو ہے سرجیکل سٹرائکس کی اور ہمارے اوپر آن چڑھ دوڑے. لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز تھی, ہماری جو ہے وہ آرمی تھی, ہماری افواج پاکستان نے دونوں دفعہ ان کو جو ہے ناکو چنے چبوائے. تو ہم کیوں نہیں اس طرح کا پلان کرتے؟ وہ رول ہمیں اس بات کا پتا ہے, ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. تو کیوں نہیں ہم لوگ ایک ایگریسو قسم کی پالیسی لے کر, ہم لوگ کیوں ہر دفعہ جو ہے وہ ڈیفینسو ہیں؟ ہمیں ایگریشن شو کرنا چاہیے, ہمیں ڈپلومیٹکلی پوری دنیا کے سامنے ان چیزوں کو رکھنا چاہیے تاکہ انڈیا کا جو ایک دہشت گردانہ چہرہ ہے. لیکن جب ہمارے انفارمیشن منسٹر یہ کہہ دیں کہ یہ دہشت گردی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, ہائیلی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ. آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ وہ بیچارہ چیف منسٹر کے پی کے تو خود اپنے کیپٹن کی وہاں پہ جا کر لاش دفنا رہے ہیں, وہ وہاں پہ جنازے پڑھ رہے ہیں. وہ تیرا کی جو ہے وادی جس کا وہ خود باسی ہے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ پریشان حال بیٹھا 4 دن وہاں پہ پوری رات گزار رہا ہے. تو کیوں جی مجھے نہیں ہو سکتا؟ آپ کو رسپانسبلٹی کے ساتھ گورنمنٹ کو چلانا پڑے گا, آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, اور حکومتیں ہی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں. آج آپ کو چاہیے یہ تھا کہ یہ چاروں چیف منسٹرز کو, چاروں اکائیوں کو اکٹھا کرتے, وہاں پہ بیٹھ کے دوبارہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرح کا آپ دوبارہ ایک پلان بناتے, اور اس کے ساتھ کے پی کے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. کیوں نہ کھڑا ہو؟ ہم لوگ تیار ہیں آپ کے لیے, ہم آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, جی انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد حملے کا جو ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار ہیں, ان کی گرفتاری کو کتنی بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اصولاً تو یہ چیز یہ سانحہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن بہرحال جو انٹیریئر منسٹر نے بات کی ہے, وہ میں نے صبح بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ پبلک نہیں کی جاتی, کہ
चाहे वो केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, वहाँ के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं और सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी इन कोऑर्डिनेशन विद द अस्करी सिक्योरिटी एजेंसी इतने इतने ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे होते हैं कि वो अगर खुदा न खास्ता उनमें से अगर 10-15% भी कामयाब हो जाए तो बड़ी सख्त तबाही हो जाए पूरे मुल्क में। तो ये हुआ है कि जिससे उन्होंने कहा है कि चले उन्होंने जरा थोड़ा इसको एग्जैजरेट किया, लेकिन फिर भी कि जी अगर 99% हमने रोके हैं अपना एजेंसीज ने इन वेरियस प्रोविंसेस, जिन इदारों का मैंने नाम लिया सीटीडी वगैरह, तो एक फिर अनफॉर्चुनेटली निकल गया। बट दिस इज बैड लक। मैं तो ये कहूंगा दिस इज बैड लक। कहीं ना कहीं लैप्स तो हुआ है। अब मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में ये सेकंड हुआ है अपना सानिया, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हुआ था। दैट वाज राइट इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद के बारे में हमें हमेशा ये बताया गया है कि क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, तो जाहिर बात है ये इस्लामाबाद तकरीबन पूरा ही किस्म का रेड जोन ही आप समझे, और हर 100 गज के ऊपर तो नाके लगे हुए। अभी पीछे मैं गया था तो मैंने महसूस किया कि वाकई यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल इज वेरी हाई, और फिर सेफ सिटी टाइप वहाँ पे अरेंजमेंट है, 24 आवर मॉनिटरिंग है, सर्वेलेंस है, कैमरास हैं, पुलिस डिप्लॉयड है। तो फिर ये इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करे आईजी इस्लामाबाद सारे उनके जितना पूरा निजाम है कि भाई कैसे ये बंदा जो है ये इस्लामाबाद के सुबह तक पहुंच गया, क्या रास्ते थे, कहाँ पे कहीं ना कहीं तो जो लोकल लोग हैं, इदारे हैं, उनसे लैप्स तो हुआ है ना। और आपको पता है कि इस वक्त फौज तो सड़कों पे डिप्लॉयड नहीं है, रेंजर्स तो डिप्लॉयड नहीं है। कौन डिप्लॉयड है अपना सड़कों पे? वो जाहिर बात है इस्लामाबाद पुलिस। तो उनको देखना पड़ेगा कि कहीं पे उनके सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के मामला में कोई कमी तो नहीं रहेगी। और फिर दूसरी बात है कि अब वो जो लोग पकड़े गए हैं, उनके जो फैमिली वाले और उनके भाई वगैरह, वो नौशहरा से पकड़े गए। तो फिर आप ये बताएं, और नौशहरा उस पर बड़ी लड़ाई भी हुई कल रात को, और उसमें एक SHO शहीद भी हुआ है उस ऑपरेशन में। तो फिर देखे ना, इसका मतलब ये है कि आया तो ये बंदा जो है ये केपी से आया, तो केपी की भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि जब हमने इतना शोर डाला कि भाई कम से कम एपेक्स कमेटी का इजलास तो होना पेशावर में, ताकि पेशावर की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का मतलब है कोर कमांडर साहब और बाकी लोग, और चीफ मिनिस्टर आपने वो चेयर किया एपेक्स कमेटी का इजलास, इसमें कम से कम एक पेज पे आए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़े, और जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है हमारी केपी की पुलिस, और जिसको आज मैंने बड़ी अच्छी खबर पढ़ी है कि आईजी केपी के जो इख्तियारात है वो उनको वापस दे दिए गए पेशावर हाई कोर्ट ने, कि अब वो जरा पोस्टिंग ट्रांसफर तमाम हाई ऑफिशियल को खुद कर सकेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि जब उनकी जिम्मेदारी है तो उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए जिस तरह पहले था। तो वो उनकी कोऑर्डिनेशन विद द मिलिट्री एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, फ्रंटियर कोर वगैरह वगैरह। सो देखिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम होता है कि हमारे केपी के चीफ मिनिस्टर, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फ्रंट लाइन सूबा, जो दहशतगर्दी से पिछले 25 साल से अफेक्टेड है भाई, जनरल मुशर्रफ के दौर से। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ केपी में अभी भी। लकी मरवर, DI खान, वो बाकी कबायली इलाके वगैरह वगैरह। सो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी तो मिसाली कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अब उनका ज्यादा टाइम गुजरता है पेशावर में। एक ये अडियाला का मामला जो है ये रिजॉल्व नहीं हो रहा, मुलाकात का मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा। भाई ये तमाम चीजें जब होती हैं और एक चीफ मिनिस्टर की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होती है फ्रॉम हिज नॉर्मल गवर्नेंस सिक्योरिटी इशू, तो फिर ये लैप्सेस तो होंगे। बिल्कुल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा ख्याल है कि ये एक वक्त आ गया है। अगर वहां एपेक्स कमेटी का इजलास होता है तो अभी तक तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड हैव कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जहां पे तमाम चीफ मिनिस्टर्स हों। ये बसंत शसंत को भाई निकले, कल 8 फरवरी का ये इनका ये प्रोटेस्ट, ये भी होपफुली वी गेट ओवर इट पीसफुली एंड एवरीथिंग इज ओके। तो उसके बाद मंडे ऑनवर्ड भाई अब ये रियासत का मामला है, रियासत की बका का मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे, सबको बुलाए भाई कौमी सलामती कमेटी, और वहां पे तमाम ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट्स है केपी के या बलूचिस्तान के हवाले से लीडरशिप को,
भाई वो बैठ के आमने सामने बैठ के डिस्कस करें। मैं कहता हूँ अगर 2 दिन भी करने पड़े तो 2 दिन करें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, जब तक सबके जो डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन इश्यूज पे वो खत्म ना हो जाए। बिल्कुल दिस इज ठीक द है। वे टू डील विद द प्रेजेंट सिक्योरिटी सिचुएशन। अब ये ना हो ना कि 4 दिन बाद आप समझे कि म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, मैंने अखबार में पढ़ा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब म्यूनिख में जाएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, आगे वो बोर्ड ऑफ गजा की कॉन्फ्रेंस, अभी मैं मीडिया में सुन रहा था कि वो वाशिंगटन में हो रही है, मेरे ख्याल 14-15 को, मिडिल ऑफ द मंथ। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन इंटरनेशनल मीटिंग में ही बुलाएंगे तो भाई ऑन ग्राउंड जो यहाँ की मामलात हैं वो मैं देखूंगा, आप देखेंगे, कौन देखेगा भाई? बिल्कुल सही है। ब्रेक पे जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, दहशतगर्दी के मामले पे थोड़ी सी बात करके फिर पॉलिटिकल सूरत हाल की बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।